हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 1 के अंतर्गत उपसमुच्चय पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, उपसमुच्चय का अर्थ है समुच्चय का एक भाग। ठीक है, उपसमुच्चय है ना, नाम से ही पता लग रहा है। समुच्चय की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ये हम पीछे ठीक प्रकार से पढ़ चुके हैं। अब है उपसमुच्चय, जिसको हम कहते हैं सबसेट। सबसेट, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, ए का कोई अवयव है तो वो बी का भी अवयव है, तो हम क्या कहेंगे? ए जो है बी का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय को हम क्या, इस तरह से आप देख रहे हैं, यू इस तरह से लेटा हुआ यू इस तरह से बनाया ना हमने, दाईं तरफ खुल रहा है, तो हम इसे कहेंगे हम ए उपसमुच्चय है बी का। ए उपसमुच्चय है बी का, या इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं इसको? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको। यदि ए बिलोंग्स टू ए, ये मैंने आपको बताया था, प्रतीक होता है बिलोंग्स टू। ए अवयव है ए का, या हम कहते हैं यदि ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। यदि कोई अवयव ए का अवयव है कोई, तो वो बी का भी अवयव होगा। इस केस में हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यदि ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी, तो हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये हमारी हुई परिभाषा उपसमुच्चय की। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ बातें पॉइंट्स के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, यदि ए बी का एक उपसमुच्चय नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। हमने सबसेट के साइन को काट दिया ना, तो हम इसे क्या कहेंगे? ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। यदि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जब ये ए को बिलोंग नहीं कर रहा तो वो बी को भी बिलोंग नहीं करना चाहिए। इस केस में हम कहेंगे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। मुख्य बात समझ लीजिए, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, अर्थात ए इज ए सबसेट ऑफ ए। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात ए इज ए सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट, रिक्त समुच्चय, इसकी परिभाषा हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं, या नल सेट बोलते हैं, फाई, इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। राइट, कोई भी रिक्त समुच्चय, तो प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, जब भी हम उपसमुच्चय की बात करेंगे तो फाई भी उस सेट का उपसमुच्चय होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि ए इज ए सबसेट ऑफ बी तथा ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, ए क्या है? बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, तथा बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। सबसेट उचित, ठीक है, प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट।
ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। नहीं तो यदि A इज ए सबसेट ऑफ B तथा A इज नॉट इक्वल टू B, तो A B का उचित उप समुच्चय कहलाता है, प्रॉपर सबसेट, तथा B A का अधि समुच्चय कहलाता है, सुपरसेट, सुपर सबसेट। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान देने योग्य नेक्स्ट पॉइंट है, यदि समुच्चय A में केवल एक अवयव हो तो इसे एक एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक अवयव हो उसे हम क्या कह देते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। राइट। अब है नेक्स्ट, वास्तविक संख्या R के अंतराल को दो प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, जो वास्तविक संख्या रेखा के अंतराल को दो प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे, तो अब आप इसको समझ लीजिए। एक अंतराल होता है विवृत अंतराल, है ना। वास्तविक संख्या रेखा हम जानते हैं, उसमें छोटे छोटे हम अंतराल बना सकते हैं, उनको निरूपित कैसे किया जाता है ये समझना है। विवृत अंतराल है, माना, विवृत का मतलब होता है खुला। ठीक है, तो माना A और B कोई दो संख्याएं हैं, बिलोंग्स टू R, सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि R, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और इसमें A इज लेस देन B। ठीक, तब हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय y इज सच दैट y इज लेस देन B और ग्रेटर देन A, यानी कि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है y का मान किस किस के बीच है, A और B के बीच में है, B से तो छोटा है और A से बड़ा है y का मान, तो एक विवृत अंतराल कहलाता है। देखिए आप, इसमें B से छोटा और A से बड़ा, इसे कहते हैं हम विवृत अंतराल, तथा इसे A, B के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें छोटा ब्रैकेट है A, B, इसे हम कहते हैं खुला अंतराल, विवृत अंतराल। ठीक है, क्या इसमें क्या है, इक्वल साइन नहीं है, अगर इक्वल साइन होता तो ये समवृत अंतराल बन जाता, आगे आएगा ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, विवृत अंतराल। मेन बात क्या है, इसमें A और B बिंदु काउंट नहीं होते। देखिए इसमें लिखा है A तथा B के बीच स्थित, A तथा B के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं। A और B के बीच के बिंदु सब इस अंतराल में होते हैं, परंतु A तथा B स्वयं इस अंतराल में नहीं होते, स्वयं इस अंतराल में नहीं होते। ठीक है, तो उसके लिए क्या छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं, जहां छोटा ब्रैकेट होगा हम तुरंत समझ जाएंगे कि इस तरह से एक तो उसको लिखना है, और दूसरी बात A और B इस अंतराल में नहीं होते, इसके बीच के बिंदु होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है समवृत अंतराल। अब इस पर आधारित सवाल आएंगे तो इसको आप ध्यान से समझ लेंगे, है ना। समवृत अंतराल क्या होता है, समवृत अंतराल, जैसा कि समवृत का मतलब बंद श्रृंखला, बंद अंतराल, बंद अंतराल यानी कि वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु भी होते हैं, समवृत अंतराल कहलाता है। डिफरेंस क्या हुआ, उसमें तो हमने A और B बिंदु नहीं होते थे, उसे छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, इसे A, B द्वारा निरूपित करते हैं। अब इसमें क्या है, मैंने बताया था A और B भी होते हैं, A और B के बीच में के बिंदु सहित A और B भी होते हैं, उसमें A भी नहीं होते थे। उसमें क्या होता था, छोटे ब्रैकेट से दर्शाते थे, इसमें हम क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट से इसको दर्शाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A, B, ये कहलाएगा समवृत अंतराल। अब देखिए उसमें ये इक्वल साइन नहीं था, मैंने बताया था आपको, तो इसका मतलब ये है
x इज लेस देन इक्वल टू b और ग्रेटर देन इक्वल टू a, अर्थात a और b के बीच के सभी बिंदु और a और b भी इसमें शामिल हैं, इस अंतराल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऐसे अंतराल जो एक अंत्य बिंदु पर बंद तथा दूसरे पर खुले होते हैं। ठीक है, ऐसे अंतराल जो एक अंत्य बिंदु पर बंद तथा दूसरे पर खुले होते हैं। ठीक है, ये अब दूसरी बात बताने जा रहा हूं मैं, है ना। ये तो हुई संवर्त अंतराल की बात, समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद ये दूसरा और कुछ अंतराल और होते हैं। तो देखिए, ऐसे अंतराल जो एक अंत्य बिंदु पर बंद तथा दूसरे पर खुले होते हैं, ऐसे भी अंतराल। ये तो दोनों तरफ बंद है ना, दोनों तरफ बंद है ना। और कुछ ऐसे होते हैं एक तरफ खुले होते हैं, दूसरी तरफ बंद होते हैं, दूसरी तरफ खुले होते हैं, पहली तरफ बंद होते हैं, इस तरह से। ऐसे अंतराल जो एक अंत्य बिंदु पर बंद तथा दूसरे पर खुले होते हैं अर्ध संवृत विवृत अंतराल कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें ये एक बड़ा ब्रैकेट है और ये छोटा ब्रैकेट है, तो इसे तो हम कहते हैं संवृत अंतराल और इसे कहते हैं विवृत अंतराल। अब ये दोनों ही आ रहे हैं एक ब्रैकेट में, ये तो कहलाएगा संवृत अंतराल और छोटे ब्रैकेट में होता है तो विवृत। लेकिन अगर एक छोटे ब्रैकेट लगा है और एक बड़ा ब्रैकेट लगा तो इसे क्या कहेंगे, संवृत विवृत अंतराल, अर्ध संवृत विवृत अंतराल। समझ में आ गया होगा, अर्ध संवृत विवृत अंतराल। तो देखिए एक बराबर का साइन है और एक नहीं है, तो x इज लेस देन, जहां बराबर का साइन नहीं है वो तो हो गया विवृत और जहां बराबर का साइन है वहां इक्वल का साइन आ गया, इसे हम कहेंगे संवृत अंतराल। तो इस तरह से आप कई जगह देखेंगे तो आपको अंतराल पहचानना होगा और कई जगह संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करना होगा, तो वो आगे आएगा आपको। तो हम इससे क्या पता लग रहा है, इसमें बी तो ए और बी के बीच के सभी बिंदु सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें अंत्य बिंदु बी सम्मिलित नहीं है, ए सम्मिलित है, लिखा है यहां पर। इसी तरह से छोटा ब्रैकेट और यहां बड़ा ब्रैकेट, तो जहां छोटा है वहां तो इक्वल साइन नहीं आएगा और जहां बड़ा ब्रैकेट है वहां इक्वल साइन आएगा, जिसमें ए सम्मिलित नहीं है, बी सम्मिलित है। तो इसे क्या कहेंगे, अर्ध विवृत संवृत अंतराल, इसे हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये अंतराल दो तो मुख्य वो ही, तो ये एक तरह से दोनों ही अंतराल इसमें आ जाते हैं आधे आधे, तो इसलिए हम इसे अर्ध संवृत विवृत या अर्ध विवृत संवृत अंतराल कह सकते हैं। ठीक है, अब इन अंतरालों को वास्तविक संख्या पर कैसे दर्शाएंगे। वास्तविक संख्या रेखा पर, यानी कि R जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, इस संख्या रेखा पर R के उप समुच्चय को अंतराल के रूप में निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो निम्न प्रकार से दर्शाने के लिए क्या है, तो इसमें जैसे संख्या रेखा होती है -∞ टू इन्फिनेटिव, तो इसमें कोई अंतराल दिया है हमें ए बी, ये है विवृत अंतराल। विवृत अंतराल में ध्यान क्या बताया था, अंत्य बिंदु ए और बी शामिल या सम्मिलित नहीं होते। तो इसका मतलब यह है जैसे एक पॉइंट है ये, ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसके अंदर के जितने बिंदु हैं ये सब इस अंतराल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इस बिंदु के आसपास जो बिंदु हैं या ये बिंदु जो हैं, ये ए और ये बी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं इसको ब्लैंक बनाया है, खाली बनाया है, अर्थात ये बिंदु इस अंतराल में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगर ये इसी तरह से ये है, ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट यानी कि संवृत अंतराल है। संवृत अंतराल का मतलब ए और बी दोनों इसमें सम्मिलित हैं, तो हमने इसको क्या करा, काला बना दिया। तो यानी कि ये बिंदु भी और इसके बीच के बिंदु, जिस अंतराल में जो बिंदु आते हैं वो सभी इस अंतराल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अर्ध संवृत विवृत अंतराल, संवृत का मतलब ये बिंदु इसमें काउंट हो गया, देखो ये बड़ा ब्रैकेट है और ये छोटा ब्रैकेट है, इसलिए ये खाली है, इसका मतलब ये बिंदु इसके अंतराल के अंतर्गत नहीं आते। आप देखिए इसको हमने डार्क किया,
तो इससे साफ पता लग रहा है संख्या रेखा पर ये जो अंतराल है अर्ध संवृत विवृत अंतराल, तो इसमें संवृत है तो ये बिंदु आ गया ए, और इसमें बी नहीं है तो इसलिए हमने इसको खाली छोड़ दिया। तो इस तरह से इसको हमें दर्शाना होगा। समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अर्ध विवृत संवृत अंतराल, तो विवृत का मतलब ये अंत्य बिंदु इसमें नहीं है, ठीक है, अंत्य बिंदु ये वाला, और ये इसमें सम्मिलित है, राइट, ये इसमें सम्मिलित है। तो ये बिंदु और इन दोनों के बीच के बिंदु सब इस अंतराल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बिंदु ए इस अंतराल में नहीं आता। तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया, ठीक है, संवृत अंतराल, विवृत अंतराल और अर्ध संवृत विवृत और अर्ध विवृत संवृत अंतराल। इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं ये भी मैंने आपको क्लियर किया, और उससे पहले उपसमुच्चय बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट है घात समुच्चय। ठीक है, घात समुच्चय क्या है? अभी समुच्चय पढ़ा, फिर उपसमुच्चय पढ़ा, अब आता है घात समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर सेट। ठीक है, तो उप समुच्चयों के संग्रह को, यानी कि समुच्चय ए के समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए है, और अभी बताया था उसके उप समुच्चय होते हैं, उन समुच्चयों का संग्रह ए का घात समुच्चय कहलाता है। इसे हम पी ए, जैसे पावर सेट है इसलिए पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए ऐसे पढ़ेंगे इसे, या घात समुच्चय ए से निरूपित करते हैं। पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है, हमने परिभाषा में ही कहा। समुच्चय ए के उप समुच्चयों, तो समुच्चय ही तो है वो, उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। तो इसके अवयव क्या होंगे? सारे समुच्चय ही तो होंगे, समझ रहे बात को। तो जैसे अब ये एग्जांपल लिया हमने, a बराबर 1,2, ये एक समुच्चय है, इसके उप समुच्चय क्या होंगे? पी ए बराबर, अब हमने बताया था रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो 5 ये तो सब में आएगा ही आएगा उप समुच्चय लिखते समय, कॉमा 1 ये भी इसका एक पार्ट है, 2 ये भी इसका एक पार्ट है, और 1,2 हमने कहा था कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, तो 1,2 ये भी लिया जाएगा, ये भी हमेशा लिया जाएगा और ये भी हमेशा लिया जाएगा। बाकी हमें अलग अलग करके जोड़े बना के जैसे भी उप समुच्चय बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या तरीका है अभी बताएंगे आपको। तो एनपीए कितना हो जाएगा? इसमें कितने अवयव थे? 2, तो 2 की घात 2 बराबर 4। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें 4 उप समुच्चय होंगे, कोई छूटा तो नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें 4 उप समुच्चय हैं, तो ये इन किसी समुच्चय के समुच्चयों, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है, ए का घात समुच्चय कहलाता है। इसके अवयवों की संख्या कितनी है? इसके उप समुच्चयों की संख्या इस सूत्र के द्वारा निकालते हैं, अभी और आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको। यदि समुच्चय ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें m अवयव हों, अब यहां तो 2 हैं, अब इसमें हमने ऐसे व्यापक रूप में बता रहे हैं, यदि a एक ऐसा समुच्चय है जिसमें m अवयव हों, तो na बराबर m, यानी कि इस समुच्चय के n माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a इज इक्वल टू m, यानी a के अवयवों की संख्या n है ना, a के अवयवों की संख्या, तो 1 2 3 4, इसमें तो 4 है, तो इसमें हमने मान लिया अगर m है, इसमें 2 है, तो इसमें m मान लिया 2 की जगह। तो npa, ये npa जो निकाला हमने, इस सूत्र से हम इसको ध्यान रख सकते हैं, क्या कहेंगे? 2 की पावर m, 2 की पावर m। अगर यहाँ 3 होते तो कितने उप समुच्चय होते? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 समुच्चय उप समुच्चय होते। इसके अवयवों की संख्या कितनी होती? 8।
क्लियर हो गया घात समुच्चय। अब अगली एक्सरसाइज इसी पर आधारित है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है जी? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे है ना, और विभिन्न प्रकार के उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे देहरादून जिला है, इसके अंतर्गत कितने ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक आते हैं ना, तो इसके खंडों का समुच्चय, ठीक, खंडों का समुच्चय। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं जो हमारा उत्तराखंड है उसके राज्य हैं, राज्यों का उपसमुच्चय। विभिन्न प्रकार से हम ऐसे ही हम कह सकते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जैसा कि मैंने लिखा है, एक सार्वत्रिक समुच्चय कहला सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि इसके एक से अधिक उपसमुच्चय हो सकते हैं। जैसे सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ऐसे प्राकृत संख्याएं हैं उसके अंदर हम छोटे छोटे समुच्चय बना सकते हैं ना, जैसे सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। ऐसे ही हम 3 से कटने वाली संख्याओं का समुच्चय, 5 से भाज्य संख्याओं का समुच्चय, ऐसे बहुत सारे समुच्चय बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, इसके प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय होंगे, आप देखेंगे ये सब उसी के पार्ट है ना, उसी में से निकलेंगे ना सब ये समुच्चय। तो हम कह सकते हैं जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ना, ये लिखा हुआ है मैंने, संख्याओं का समुच्चय आदि सभी सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। ये सब जितने मैंने बताया ये सब किसके होंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। तो यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसे U द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मैंने अभी बताया था, जो जैसे देहरादून जिला है, तो ये एक सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। इसके अंतर्गत विभिन्न नगर हैं, विभिन्न खंड हैं, उनका समुच्चय हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे समुच्चय हो सकते हैं। तो एक इसी तरह से स्कूल हो गया, स्कूल में विद्यार्थियों का समुच्चय हो गया, ये तो हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। उसमें क्या हो गया, विभिन्न कक्षाएं हैं, विभिन्न कक्षाओं का समुच्चय जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि विद्यार्थियों के समुच्चय का उप समुच्चय हो जाएगा। तो इस तरह से सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसके कि बहुत सारे उप समुच्चय होते हैं, ठीक है, उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय भी कह सकते हैं। तो इसको आप ध्यान देंगे, इसे हम U से व्यक्त करते हैं। उप समुच्चय को तो हम लेटे हुए U से करते हैं जो राइट साइड में खुलता है, और इसमें U है ऊपर साइड, ऊपर की तरफ खुलता है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसको आज मैंने आपको ये बताया, इसको आप ध्यान से समझेंगे, एक दो बार दोहराएंगे और कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तभी आपको अगली जो इस पर आधारित प्रश्नावली है वो तभी समझ में आएगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। कल जो अगली कक्षा होगी उसमें फिर बताएंगे आगे के लिए, ठीक है। धन्यवाद।